हिस्ट्री हम चैप्टर 9 कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने रीजनल जो कल्चर्स थे हम उसको पढ़ रहे थे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे, डांसेस के बेसिस पे। ठीक है, हमने पिछला वो बंगाल का भी पढ़ा कि बंगाल में कैसे टेम्पल्स बिल्ट हो रहे थे। अब उसी को आगे हम डिटेल करेंगे, डेट इज पीर्स एंड टेम्पल्स। ये हमने शायद थोड़ा सा स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। फ्रॉम 16th सेंचुरी जो पीपल थे वो बिगन टू माइग्रेट हो रहे थे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू फॉरेस्ट्री एंड मार्शी एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल। हमने कल बताया था जैसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो माइग्रेट हुए जा रहे थे। ठीक है, और जैसे जैसे ईस्टवर्ड की जा रहे थे तो ये फॉरेस्ट को जो थे क्लियर किए जा रहे थे, क्योंकि राइस कल्टीवेशन करते थे। और यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज थी, फिश जो फिशरमैन ज्यादा थी, क्योंकि मैंने जैसे कल बताया बंगाल का जो फूड है वो राइस एंड फिश है। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। शिफ्टिंग आपको पढ़ा हुआ है, स्लैश एंड बर्न, जहाँ एक लैंड को आप बर्न कर देते हैं ताकि वो थोड़े टाइम उसको छोड़ देते हैं ताकि वो फिर से फर्टाइल हो जाए। और जो ट्राइबल्स थे वो नई नई कम्युनिटीज में जा रहे थे, कम्युनिटीज बना रहे थे ऑफ पीजेंट्स की। दिस को साइडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर दी बंगाल। और धीरे धीरे जो था, हमने ये कल पढ़ा था, इसमें जो था बंगाल जो था मुगल्स के वो कंट्रोल हो रहा था, और साथ ही ये डाका जो थे उसको अपनी कैपिटल बना रहे थे। डाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है ना। और जो ऑफिशियल्स थे और फंक्शनरीज थे उनको लैंड रिसीव्ड हो रही थी और वो लैंड पे मॉस्क बना रहे थे। देखो वहां धीरे धीरे जो था रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, इस्लाम आ रहा था। इसीलिए अगर बांग्लादेश की हम बात करते हैं, बांग्लादेश में ज्यादातर मुस्लिम्स है, इस्लाम को फॉलो किया जाता है। जो अर्ली सेटलर्स थे दे सॉट सम ऑर्डर एंड ऑर्डरेंस ऑफ अनस्टेबल कंडीशन ऑफ न्यू सेटलर्स। तो धीरे धीरे मैंने ये कल बताया था जैसे कि ऑर्डर और सेटलर जो थे, अश्योरेंस थी, क्योंकि उनको लगता था यहाँ पर जो कंडीशंस है वो अनस्टेबल है फॉर न्यू सेटलमेंट्स, तो वो अपनी कम्युनिटी को एक तरह का स्टेबल कर रहे थे, लाना चाह रहे थे। These were provided by community leaders who also function as teacher and educator। ये हमने कल बात की थी, वो टीचर्स की तरह या उनको समझाते थे। वो समझते थे कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर आ रही है, वो अपने आप को एक अलग फीलिंग में लाते थे। जो पीपल वहाँ रेफर करते थे वो अफेक्शन और रिस्पेक्ट देते थे एज पीर्स। हमने कल भी बात की थी, जैसे पीर बाबा हम बोलते हैं या पीर्स में जाते हैं, उसी टाइप का था, क्योंकि ये उसको फॉलो कर रहे थे। दिस ऑल्सो टर्म इंक्लूडेड संत और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटी। इसमें हमने कल सारी बात की थी, जो संत और सूफीज थे, पर्सनैलिटीज थी, वो जो सोल्जर्स थे वो धीरे धीरे, चाहे हिंदूज थे चाहे बुद्धिस्ट गॉड थे या एनिमिस्टिक थे। हमने जैसे बताया था कि कल जो पर्टिकुलर एक सोल का होता है, चाहे वो प्लांट्स में देखे, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स में देखे, चाहे किसी भी नेचुरल फिनोमिना में देखे, उसको हर चीज में भगवान नजर आता है। हम कहते हैं ना ये तो लिविंग बींग्स है, ये सब में कुछ ना कुछ है। तो जो कल्ट्स ऑफ पीर थे वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, उनके श्राइन्स बन रहे थे, उनके मतलब अपने जो मंदिर पीर्स बन रहे थे। कहाँ बन रहे थे? एवरीवेयर इन बंगाल। मतलब बंगाल में धीरे धीरे जो था इस्लामिक हो रहा था, पीर बन रहे थे, श्राइन्स बन रहे थे, इस टाइप का चल रहा था। बंगाल ऑल्सो विटनेस अ टेम्पल बिल्डिंग स्प्री फॉर लेट 15th सेंचुरी। ऐसा नहीं है कि सब जगह पीर थे, टेम्पल्स भी बहुत बने हुए थे जो धीरे धीरे एस्टेब्लिश होते गए 18th और 19th सेंचुरी में। जो हमने टेम्पल्स वाले चैप्टर में पिछले देखा भी था कि उनके कैसे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप बनाते थे। जब लोग धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे तो वो अपनी पावर्स को दिखाने के लिए, देखो कोई अमीर होता जाता है तो वो अपनी पावर दिखाता है, और वो पावर को डेमोस्ट्रेट करने के लिए वो मंदिर बनवाते थे, टेम्पल्स बनाते थे, ताकि वो दिखा सके कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम भगवान को मानते हैं। Many of the modest bricks and terracotta temples in Bengal was built with the support of several low social groups। अब बनाते कौन थे? सोशल ग्रुप्स बनाते थे, लो पीपल बनाते थे। किस चीज से बनाते थे? ब्रिक से, टेरिकोटा से, टाइप ऑफ क्ले होता था, हमने पढ़ा है, उससे ये टेम्पल्स को बनाते थे। ठीक है, सच एज कोलू, ऑयल प्रेशर्स या कंसारी, ये
बेल मेटल्स वर्कर्स होते हैं उससे मिलके बनाते थे। द कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। जैसे जैसे यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर आई, बंगाल की बात हो रही है, तो नई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आई। कई जो फैमिलीज थी वो सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करने लगी और धीरे धीरे सोशल और इकोनॉमिक जो पोजीशन थी वो डेवलप होने लगी। देखो इस टाइप की झोपड़ियां पहले बनती थी, इन्हें बोलते हैं डबल रूफ थ्रेच हट्स। हट पता है ना, झोपड़ी, तो इस टाइप की ऊपर थ्रेड्स वो लगा देते थे। फिर धीरे धीरे इस टाइप के भी बनने लगे। तो इन ये पीर बनते थे, टेम्पल्स बनते थे, इस टाइप के बनते थे। अब ये देखो, ये धीरे धीरे टेम्पल्स में चेंजेस आए। ये विष्णुपुर का टेम्पल है, यहाँ दिखाया हुआ है जैसे कृष्ण है, राधा है या गोपियां हैं, कैसे वो बांसुरी बजा रहे हैं, ठीक है, अपनी गोपीज के साथ। ये सारा टेरिकोटा क्ले जो होती थी एक टाइप की, उससे बनता था। तो दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मतलब टेम्पल्स बनवा बनवा के वो अपनी स्टेटस दिखाते थे कि कौन कितना रिच है, कौन कितना पावरफुल है। When local deities won worship in thatched huts in villages, they gained the recognition of Brahmins. Their images began to housed in temples. जो लोकल डाइटीज होती थी, जो लोकल भगवान होते थे, उनको वर्शिप करते थे ये ऐसे हट्स में जो ऊपर हमने दिखाया। पर धीरे धीरे इनको इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू होगी, तो टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। टेम्पल्स बिगन टू कॉपी द डबल रूफ ढोचला, इसे बोलते हैं डबल रूफ को ढोचला। फोर रूफ मतलब चोचला, ये एक स्ट्रक्चर होता था, अगर आपने देखा हो। अभी पीछे हम दिखा रहे थे, हट अगर बनानी है हमें तो हट पहले हम नीचे ऐसे दिखाएंगे ना कि नीचे वो रूफ्स है, फिर उसके ऊपर ऐसे को गोल गोल बना हुआ है, तो ढोचला और चोचला स्ट्रक्चर्स बनते थे। और उसको कैसे हम वो करते थे, बंगला डोम, बंगला डोम के नाम से वो करते थे। ये एक बड़ा ही फेमस है, अगर आप इसको नाम याद रखेंगे, डोचला चोचला स्ट्रक्चर्स को। थ्रेस्ट हाउस मतलब झोपड़ी की जो हट बनती थी, और इसे बंगला डोम भी बोलते थे। और ये बंगाली जो थे, बंगाल स्टाइल के टेम्पल्स की आर्किटेक्चर थी, मतलब वहाँ फेमस थे। बंगला डोम, बंगला डोम बोलते थे उनको, उस टाइप के ये फेमस हुआ करते थे हट्स जो टेम्पल्स बनती थी। In the comparatively more complex four roof structure, four triangle roofs placed on four walls moved up to coverage or curved line at a point, मतलब ऐसे ऐसे वो बना दिए जाते थे चार डंडे से, फिर उसके ऊपर ऐसे वॉल्स ही बना दी जाती थी। कई बार तो आपने अभी भी मंदिरों की शेप देखी होगी, पहले ऐसे डंडे से होते हैं, फिर ऐसे ऐसे सी ऊपर लाइन होती है, फिर ऊपर कोई गुम्बद सा बना होता है। इस टाइप का काफी मंदिर आजकल वैसे ही बनते हैं। तो जो टेम्पल्स होते थे वो इसी टाइप के बनते थे। टेम्पल्स वर यूजली बिल्ड ऑन स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनते थे। द इंटीरियर जो होता था टेम्पल्स के अंदर का जो काम होता था वो प्लेन होता था, पर जो एक्सटीरियर आउटर वॉल्स होती थी वो डेकोरेट कर रखी होती थी उन्होंने पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल टाइल्स लगा रखी होती थी टेराकोटा की, ये जैसे टेबलेट ये बना रखा है ऊपर टेरिकोटा से, वो बनाए होते थे। इन सम टेम्पल्स पर्टिकुलरली इन विष्णुपुर इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, अभी हमने ऊपर विष्णुपुर का ही टेम्पल देखा है, ठीक है, इसमें इस टाइप का वर्क होता था। तो अभी आज भी है इस टाइप के, आपने अगर मन देखे होंगे। सच डेकोरेशन रीच अ हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, तो जो ये ऐसी डेकोरेशन होती थी ये बहुत ही अच्छी होती थी। फिर आ जाते हैं फिश एज अ फूड। अब बंगाल की बात होती तो उनका मेन फूड क्या था, फिश एंड राइस, तो इसलिए वहाँ कल्टीवेशन भी उन्हीं की होती थी। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। ट्रेडिशनल हमारा क्या होता था, आजकल तो हम कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं, यहाँ बैठे हम केरला का फूड खा रहे हैं, चाइना का फूड भी खा लेते हैं, ठीक है ना। पर पहले टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। पहले में तो जो फूड हैबिट्स वही होती थी, जो लोकल आइटम्स मिलती थी, जो आपके आसपास मिलती थी, आप वो ही खाते थे। तो बंगाल इज अ रिवर लेन प्लेन, बंगाल जो थी उसके आसपास काफी रिवर्स थी, पता ही है आपको, ओशंस थे, रिवर्स थे, विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश, तो आराम से आपको राइस तो उग जाता था, क्योंकि राइस की जो कल्टीवेशन होती है उसके लिए वाटर की नेसेसिटी बहुत होती है, तो राइस के लिए वाटर मिल जाता था। फिश क्योंकि ओशंस थे, रिवर्स थी, तो ऑब्वियस है फिश मिल जाती थी। अंडरस्टैंडली दीज टू आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पुअर बंगाली, मतलब एक पुअर से पुअर बंगाली भी होता था तो उसको भी ये दोनों डिश आराम से मिल जाती थी, मतलब उनके घर में ये तो बनता ही बनता था।
Fishing has always been an important occupation and Bengali literatures contain several reference to fish. और फिशिंग जो थी वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था बंगाल का, और उनकी हर जो भी लिखा जाता था रेफरेंसेस, जो भी लिटरेचर थी उसमें फिश का नाम जरूर आता था. What is more, terracotta plaque on the walls of temple and viharas डिपिक्ट द सीन ऑफ फिश बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट. अब ये देख रहे हो एक पिक्चर बनी हुई है जहाँ फिश को ड्रेस सजाया जा रहा है, वो किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है. और ये मंदिरों में ऐसे पिक्चर्स लगी होती थी, चाहे वो टेम्पल्स की वॉल हो, चाहे बुद्धिस्ट के विहारास हो, हमने पीछे पढ़ा था मोनेस्ट्रीज हो. फिश जो होती थी वहां दिखाई जाती थी और उनको सजा के मार्केट में ले जाया जाता था ताकि अच्छी तरह बिके वो. जो ब्राह्मण्स होते थे वहां पर बंगाल में, दे वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. But the popularity of fish in the local diet makes the Brahminical authority realize this provision from Bengal Brahmins. इस लाइन का मतलब क्या है, ब्राह्मण जो होते थे, आपको पता है जो ब्राह्मण होगा उसको वैसे माना जाता है वो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाता. ऑल ओवर इंडिया ऐसा ही होता है. पर फिश की इतनी पॉपुलैरिटी थी, अब वह होती फिश थी लोकल डाइट में, तो जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटी थी, मतलब ब्राह्मण की जो भी सोसाइटी बनी हुई थी, उसमें कहा गया था कि जो बंगाल के ब्राह्मण हैं उनको पूरी रिलैक्सेशन है, उनको पूरी छूट है, वो फिश खा सकते हैं, फिश नॉन वेजिटेरियन फूड में नहीं आएगी. तो ऐसे होने से क्या हुआ, धीरे धीरे जो ब्राह्मण थे उन्होंने फिश खानी शुरू कर दी. तो ये जो है वृद्धा धर्मा पुराण, बंगाल की एक वो है स्क्रिप्ट सी है, संस्कृत टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि जो लोकल ब्राह्मण थे उनको परमिटेड दी हुई थी कि वो वेराइटी ऑफ फिश खा सकते हैं, क्योंकि फिर वो खाएंगे क्या अगर वो वहां रहते हैं, तो वो खाएंगे क्या. तो उनको स्पेशल एक पुराण बना के उसमें उनके धर्म के बारे में बताया गया था कि फिश को आप नॉन वेजिटेरियन नहीं मानेंगे, लोकल ब्राह्मण्स को पूरी छूट है, वो फिश खा सकते हैं. क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट आ जाता है एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप. ठीक है, कि यूरोप में उस समय क्या हो रहा था. टिल द 18th सेंचुरी जो पीपल इन यूरोप थे दिस दो समसेल एज अ सब्जेक्ट ऑफ एन एम्पायर. ठीक है, तो वो ऑस्ट्रो हंगरिया एम्पायर के पार्ट्स वो माने जाते थे, मेंबर्स ऑफ चर्च थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के. बट लेट 18th सेंचुरी की बात करें तो पीपल जो थे वहाँ के कम्युनिटी के थे वो भी अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे, वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे अपना जो है डिफरेंसेस करने लगे, लाइक फ्रेंच, जर्मन. और अगर अर्लियर 19th में देखें तो रोमानिया स्कूल टेक्स्ट बुक बिगन टू रिटन इन रोमानिया रादर देन ग्रीक. तो वो अपनी अपनी लैंग्वेज जो रीजनल थी उनको देने लगे. हंगरी जो थी, हंगेरियन वाज अडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लैटिन, मतलब उन्होंने अब हंगरियन वालों ने भी हंगरियन एज्यूम करने लगी. जो रोमानिया के थे उन्होंने रोमानियन फॉलो करने लगी. तो धीरे धीरे ऐसी डेवलपमेंट हुई, कॉन्शियसनेस जो है लोगों में अवेयर हुई, लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट सेपरेट नेशन बनने शुरू हो गए. और धीरे धीरे जो मूवमेंट्स थी इटालियन और जर्मन की, वो लेट 19th सेंचुरी तक स्ट्रेंथन बढ़ती गई. तो जहाँ हमारे यहाँ ये सब हो रहा था बंगाल में, या कथक, हम जो भी पेंटिंग्स पढ़ रहे थे उस टाइम पे यूरोप में ये सब हो रहा था, वहां भी जो है लैंग्वेज के बेसिस पे चेंजेस आ रहे थे. क्लियर, यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर था. ठीक है, चैप्टर बिल्कुल इजी नहीं था अगर हम कहें, पर समझाया आपको अच्छी तरह, सारे पॉइंट्स गए हैं तो मुश्किल भी नहीं है. ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है. अब आ जाते हैं इनकी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं हम. फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स. ठीक है ना, अनंत वर्मन, बताइए अनंत वर्मन क्या चीज थी. अनंत वर्मन किससे रिलेटेड था. उड़ीसा से रिलेटेड था, अगर उसमें देखा होगा उड़ीसा से रिलेटेड था अनंत वर्मन. ठीक है, जगन्नाथ, ये तो मिल जाएगा सबको, जगन्नाथ.
जगन्नाथपुरी है ना, जगन्नाथपुरी का पढ़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, महोदयपुरम। महोदयपुरम ये भी हमने पढ़ा था, केरला का महोदयपुरम का हमने पढ़ा था, मार्क करते जाए साथ साथ। फिर है लीलातिकलम, ये कहाँ का पढ़ा था, ये भी केरला का था, ये भी मार्क कर लीजिए। देखिए दो केरला इसमें। लीला कलम जो बुक थी, जो संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज ऑफ बंगाल में लिखी गई थी, केरला में लिखी गई थी सॉरी, तो वो केरला की थी। फिर है मंगला काव्या, ये भी हमने बंगाल में वर्ड पढ़ा है, मंगला काव्या, बंगाल का भी हम जब पढ़ रहे थे उसमें। और मिनिएचर जो थी, कांगड़ा की पेंटिंग्स थी, मिनिएचर पेंटिंग्स होती है छोटी पेंटिंग्स, मिनी साइज की। क्लियर, सबने कर लिए मार्क। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अभी समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे। व्हाट इज मनी परलम, अभी यही वर्ड आया है, मनी परलम। नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। मनी परलम का मीन्स क्या था, अभी हमने पीछे पढ़ा, डायमंड्स एंड कोरल्स हमने पढ़ा था ना, जो दो लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज ऑफ केरला, अभी यहाँ भी आया था, ठीक है ना। अभी बताती हूँ ललित करलम वाला जो आया था। अ बुक डीलिंग विद, वो बुक किससे रिलेटेड थी, ग्रामर और पोएटिक्स से रिलेटेड थी। और बुक का नाम क्या था, लीलाती, क्या था, लीला तिला करम, ठीक है ना। वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी, मनी परलम। तो मनी परलम क्या था, एक मनी परलम का नेम था डायमंड एंड कोरल्स, जो दो लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, ठीक है। और बुक का नेम जो था वो था लीला तिला करम, ठीक है, कम। अब आ जाता है, हु वर द फेमस पैट्रॉन ऑफ कथक। अब बताइए कथक के कौन फेमस वो थे, हमने इसमें नाम पढ़ा हुआ है, कथक किसने स्टार्ट करवाई थी, जो फेमस वो थे। द मेजर पैट्रॉन ऑफ कथक वर वाजिद अली शाह, हमने पढ़ा था अभी, वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब थे अवध के, और जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने जो है कथक को इंट्रोड्यूस करवाया था, मेजर वो बनाया था, क्लासिकल डांसेस में इंक्लूड करवाया था। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ बंगाल। अगर अब हम बात करें कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, पहला था जो टेम्पल्स बने हुए थे बंगाल के, अभी हमने आज ही टॉपिक किया है, वो ब्रिक्स और टेरिकोटा के बने हुए थे, ठीक है ना। थ्रेस्ट हट्स थी, वो झोपड़ी टाइप हट्स थी, जहाँ लोकल डाइटीज होती थी, उन्हें वर्शिप किया जाता था। ज्यादातर ये कैसी थी, वही डबल रूफ वाली थी, डोचला और चोचला टाइप थी, पढ़ा है ना हमने, जिन्हें उस पे टावर बिल्ट होता था, जिसे क्या कहते थे हम, बंगला डोम, मैंने अभी समझाया सारा, बंगला डोम। और अगर हम देखें तो वहां पर 4 रूफ स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स वॉल भी थी जो कवर्ड अप करती थी, ये सारा वहां बुक में अभी हमने किया है, अगर आप ऊपर उठा के देखें। ये आ गया, यही से पॉइंट्स हैं सारे, जो टेम्पल्स थे वो बिल्ट किस हुए थे, ठीक है ना। लेट 15th सेंचुरी का हमने बताया, ब्रिक्स और टेरिकोटा के थे, ये रे ब्रिक्स और टेरिकोटा के थे, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो था, अगर हम बात करें, थ्रेस्ट हट्स थी, ये जो बना हुआ हट, ये था लोकल डाइटीज वर्शिप करती थी, जो थ्रेड्स हट्स थी, फिर ढोचला और डबल रूफ और वो था, ठीक है, बंगला डोम का था। तो ये सारा जो है आपका स्ट्रक्चर का हमने इसमें बता दिया। और ये भी रहा, इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स 4 रूफ स्ट्रक्चर, 4 ट्रायंगल रूफ प्लेस्ड ऑन 4 walls मूव द कन्वर्ज ऑफ कर्व लाइन और अ पॉइंट। तो यही सारा इसका आंसर है। यहाँ सारा जो बंगाल के जो
टेम्पल्स थे उनकी आर्किटेक्चर्स का दिया हुआ है, अभी हमने पढ़ा इसको। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई डिड मिस्ट्रल प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ हीरोज। मिस्ट्रल्स कौन थे? म्यूजिशियंस। हमने राजपूतों वाला राजस्थान का टॉपिक पढ़ा था, वो अपने हीरोज के लिए पोएट्री सॉन्ग्स गाते थे अचीवमेंट्स पे उनकी। तो उसी पे क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस्ट्रल प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ हीरोज। क्योंकि जो स्टोरी ऑफ राजपूत हीरोज होती थी वो पोएम्स और सॉन्ग्स में लिखी जाती थी, और उन्हें कौन रिसाइट करता था, कौन गाता था? जो ट्रेन म्यूजिशियंस होते थे, मिनिस्ट्रल्स होते थे। इन दिस वे उनकी जो उनको हीरोज जो शहीद हो जाते थे कह लो, उनकी मेमोरीज को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता था, और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए वो गाते थे, ताकि जो और लोग हैं वो भी इनके अचीवमेंट से इंस्पायर हो। ठीक है ना, और लोग भी उसको फॉलो करें। आपने देखा होगा जो सोल्जर्स होते हैं उसके लिए हम इतने वो बोलते हैं, उनके लिए गीत गाते हैं, वीर गीत गाते हैं, ताकि औरों को इंस्पायर कर सके। तो इसीलिए जो था मिनिस्ट्रल प्रोक्लेम करते थे अचीवमेंट ऑफ हीरोज के लिए। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई डू वी नो मच मोर अबाउट कल्चर प्रैक्टिस ऑफ रूलर देन अबाउट ऑर्डिनरी पीपल। देखिए जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है रूलर्स की, क्यों हम उनको ज्यादा जानते हैं? क्योंकि उनके वर्क के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, वो प्रिजर्व किए गए थे पैलेसेस में सेंचुरी से, प्लस कई सालों से जो उनके काम थे वो प्रिजर्व किए गए थे। जबकि ऑर्डिनरी मैन और वुमेन के जो भी काम थे वो ऑर्डिनरी थे, वो कोई स्पेशल काम नहीं थे कि उनको प्रिजर्व किया जाए। तो उसमें यही पूछा है व्हाई डू वी नो मोर अबाउट कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर रादर देन ऑर्डिनरी पीपल। जो ऑर्डिनरी पीपल थे मैन और वुमेन, उनके काम को हम क्यों नहीं याद रखते, इनके क्यों रखते हैं, किंग्स के, रूलर्स के? क्योंकि हम मानते हैं इनकी चीजें प्रिजर्व करके रखी हुई हैं पैलेसेस में, और सालों से पड़ी है, 100 साल 200 सालों से आज भी लोगों को दिखाई जाती है उनकी। तो इसीलिए कह सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डिड कॉन्करर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। क्यों जगन्नाथपुरी के जो टेम्पल्स हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे? मैंने बताया था जो टेम्पल था जगन्नाथपुरी का वो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में बहुत फेमस था उड़ीसा में। सारे जो भी उड़ीसा को कॉन्कर करना चाहते थे, चाहे वो मुगल्स हो, मराठास हो, ब्रिटिशर्स हो, सब चाहते थे हम उस टेम्पल पे कंट्रोल कर लें। क्यों? क्योंकि उनको लगता था अगर इस टेम्पल पे कंट्रोल कर लिया तो जो लोकल पीपल है वो हमारा रूल मानेंगे। दे फेल्ट दे वुड रूल एक्सेप्टेबल टू दी लोकल पीपल, ताकि जो लोकल पीपल है उन पे हमारा कब्जा रहेगा और हमें मानेंगे। इसलिए वो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल थे उसे कई बार कोशिश करी इन सब ने, मुगल्स ने, मराठास ने, ब्रिटिशर्स ने, हम कंट्रोल कर लें, इसको दबा लें। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है व्हाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल। अब बंगाल में टेम्पल्स बनते थे क्यों? जो टेम्पल बिल्डिंग बनती थी बंगाल में वो 15 सेंचुरी से लेके 19 सेंचुरी तक बनती रही। जितने भी इंडिविजुअल्स आए, ग्रुप्स में पीपल आए, हर कोई अपनी पावर दिखाना चाहता था। अभी हमने पढ़ा है, अपनी अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था, इसलिए वो टेम्पल्स बना देते थे। कई बार तो वो सोशल लो सोशल ग्रुप, अभी हमने पढ़ा, उनकी मदद से टेम्पल्स बनवाते थे। जो उनकी फैमिलीज होती थी उनको न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, ठीक है ना, ताकि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है उनको अंदर लाने के लिए भी टेम्पल्स बनाए जाते थे, ताकि यहाँ की जो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन है बंगाल की वो इम्प्रूव हो सके। तो इसीलिए भी ज्यादा से ज्यादा टेम्पल्स बंगाल में बना गए, मेनली स्टेटस फॉलो करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। क्लियर? तो इस चैप्टर में क्वेश्चन हम 8 तक ही करेंगे, क्योंकि हमारे जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सिर्फ 8 तक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हम वैसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, लेट्स डू है वो, पर करेंगे नहीं। ठीक है ना? इसमें आ जाता है डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कल्चर ऑफ योर रीजन फोकसिंग ऑन द बिल्डिंग, परफॉर्मिंग आर्ट एंड पेंटिंग्स। तो आप ये तो अपने आप कर सकते हो, आप कोई भी एक जगह का इंपॉर्टेंट ले सकते हो, जैसे दिल्ली का ले लिया मान लो हमने,
दिल्ली एक ऐसी जगह यहाँ सब कुछ है, तो दिल्ली का आर्किटेक्ट का ले लो, या नई पुरानी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी आपको। रेड फोर्ट हो गया, या कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, पार्लियामेंट, संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस हो गया। तो दिल्ली क्योंकि सेंटर है, यहाँ डांस, प्ले, पोट्री सब कुछ होता है, यहाँ पेंटिंग्स में मिल जाएंगी। तो आप कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स एक कल्चर का उठाओ, एक रीजन का, और बताते जाओ। तो दिल्ली का एग्जांपल दे सकते हो। Do you use different languages for speaking, reading and writing? Find out about the major composition in languages. अगर हम पंजाब में रहते हैं, हम तो इधर रहते हैं, तो हम बात करेंगे हाँ हम अलग लैंग्वेज पंजाबी यूज करते हैं ना, यहाँ की गुरमुखी से बनी हुई है। वैसे तो हम हिंदी और इंग्लिश भी कर लेते हैं, हमें वो भी आती है, ठीक है ना। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में भी बता सकते हैं, जो कॉम्पोजिशन हमारी लैंग्वेज में कौन सी लिखी गई है, गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है। वो सिखों के बारे में है, वो टीच करती है कि कैसे रिलीजियस जो व्यूज है उन्हें करना चाहिए। तो हम कोई भी बुक का बता सकते हैं, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, हम पंजाबी का बता देते हैं अपना। अब इसलिए लास्ट एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, इसमें आ नहीं रहा क्लियर। चूज वन स्टेट ईच फ्रॉम नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, सेंट्रल इंडिया एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ फूड। ये तो फिर अपने आप बना सकते हो, ठीक है ना। अगर हम अपने इधर से नॉर्थ की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब को भी ले सकते हो, गुजरात को इधर ले सकते हो, बंगाल को ले सकते हो ईस्ट में, बीच वाला मध्य प्रदेश ले सकते हो, साउथ में जाओ तो तमिलनाडु ले लेंगे, वहाँ इडली सांबर बनता है, कश्मीर में कश्मीरी पुलाव बनता है, बंगाल की तरफ आ जाओ वहाँ फिश और राइस बनता है। तो ऐसे तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है, आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे, आप उसको रिवाइज कर लेना, कंप्लीट कर लेना। ओके।